नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज का पर हम आपका दोस्त अमित तिवारी। तो यूपीएससी ईपीएफओ अब जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। तो जैसे कि मैंने कल क्लास ली थी और उसमें बताया था कि अब आप सभी बच्चों को एमसीक्यू एमसीक्यू और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। सो इस सीरीज में मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज करा रहा हूँ। यहाँ पर हमारी महाकुंभ सीरीज चालू है जिसमें मैं आपको 5000 एमसीक्यूज करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। 5000 एमसीक्यूज की बात करूँ तो मैं आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन कंप्लीट करा चुका हूँ पीवाईक्यू के माध्यम से और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से। और यहाँ पर मैंने तुम्हें लगभग 600 क्वेश्चन दे दिए हैं पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन को मिलाकर। ठीक है। इसके बाद हमने अकाउंटिंग के भी पीवाईक्यूज कर लिए। अकाउंटिंग की पीवाईक्यू की एक क्लास और आनी है आपकी, एक अकाउंट पीवाईक्यू की क्लास आपकी आनी है और अकाउंटिंग के 500 क्वेश्चन आपको अवेलेबल में कराने वाला हूँ। ठीक है। ये आपको संडे को मिलेंगे। इसके बाद हमने कंप्यूटर को कंप्लीट कर दिया है। कंप्यूटर के पीवाईक्यू की भी आपकी क्लास हो चुकी है। ठीक है। इसके अलावा साथ में आपको कंप्यूटर के मैंने अराउंड 400 एमसीक्यूज दे दिए हैं जो कि सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा कंप्यूटर में तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है। इससे ज़्यादा कंप्यूटर में तुम्हें कुछ भी नहीं क्वेश्चन करने हैं। इतने कर लोगे तुम्हारा बेड़ा पार है, कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकता। साथ ही कल हमने पहली क्लास जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लिया है ऑडिट का। और आज हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। 100 क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं आज ऑडिट के। साथ ही मैं पीडीएफ जो है वो ऐड कर चुका हूँ जिसमें 400 क्वेश्चन है और ये 400 क्वेश्चन ऐसे हैं कि तुम्हारा कोने कोने का रिवीजन हो जाएगा ऑडिट का। साथ में स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है ये। ठीक है। मतलब ये 400 क्वेश्चन और तुम्हारी ऑडिट खत्म। तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़नी, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है। तो इस 5000 एमसीक्यू सीरीज को बहुत सीरियसली लो तुम। ये महाकुंभ सीरीज तुम्हारे लिए सच में महाकुंभ बनने वाली है। जिस तरह से सालों में तुम्हारा ये नोटिफिकेशन आता है ना, उसी तरह सालों में महाकुंभ आता है। ठीक है। अब तुम चाहो तो लोगों ने 1000 2000 में अपने रिवीजन कोर्सेज लॉन्च कर दिए 15 दिन के लिए, तो वो ले सकते हो। या फिर नॉलेज का ही तो मैं फ्री में पढ़ा रहे हैं 5250 गोल्डन फैक्ट। ये 499 वाला हमारा जो पीडीएफ पैकेज कोर्स है ऑलरेडी इस कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री में डाल दिया है। हम चाहते तो हम इसे प्राइजेस में दे सकते थे, पैसा कमा सकते थे, बट फिर से वही बात कि नॉलेज का ही इस बात पर भरोसा नहीं करती। मेरा टारगेट हर एक स्टूडेंट के पास ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। ठीक है। सो प्राइस इसलिए ऐड करा ताकि वैल्यू बने और आप लोग बहुत सीरियसली लें इस महाकुंभ सीरीज को। ठीक है। 599 से घटा के 499 मैंने कर दिया है। ठीक है। मैं चाहता तो इसकी प्राइस बढ़ा सकता था इसके बाद, लेकिन हमने उल्टा घटाया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट 5,000 क्वेश्चन लेके जाए। ठीक है। चलो, सो अब हम बात करते हैं आगे की कहानी की तरफ। आज हम 100 क्वेश्चन ऑडिट के देखने वाले हैं। 41 नंबर से शुरू करेंगे, एक से लेके 41 जो क्वेश्चन है, 40 जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पहली क्लास में मैं करा चुका हूँ। आज हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सुपर फास्ट रिवीजन रहने वाला है। ठीक है। क्या रहने वाला है दोस्तों? सुपर फास्ट रिवीजन रहने वाला है। एक सेकंड का समय लूंगा। और इस सुपर फास्ट रिवीजन में मैं तुम्हें फटाफट स्पीड के साथ 100 क्वेश्चन ऑडिट के कंप्लीट कराऊंगा। और ये क्लास यूट्यूब पर भी मिलेगी। ठीक है। आप सभी को बताया कि जो बीच बीच में मैं डेमो क्लासेस जो है वो यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, तो उन्हीं में से एक ही आज की डेमो क्लास है जिसे कि मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। ठीक है। ऑडिट से रिलेटेड। तो सभी बच्चे जो यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं वो महाकुंभ सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लें। इसको देख कर कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर है और महाकुंभ सीरीज किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सो क्वेश्चन नंबर 41 से हम शुरू करते हैं। इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सटेंसिव टेस्ट आर ऑडिट प्रोसीजर दैट सब्सटेंसिव टेस्ट आर ऑडिट प्रोसीजर दैट। तो करेक्ट आंसर है 41 का डी, मे बी द टेस्ट ऑफ ट्रांजिशन, टेस्ट ऑफ बैलेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। तो क्या होगा? जब बात करेंगे सब्सटेंसिव टेस्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में, तो किस किस का टेस्ट किया जाएगा? टेस्ट ऑफ बैलेंस और एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ ट्रांजिशन, ये तीन चीजें करी जाती है, याद रखना है। 42 नंबर का क्वेश्चन है द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर इज रिलेटेड टू असेस्ड लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर है 42वें का सी, है ना, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। बढ़ते हम आगे की तरफ। 43 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस के अप्रोप्रिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? 43 क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड इट्स रेलेवेंस इन मीटिंग द ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है भाई। 44 क्वेश्चन की तरफ चलें तो व्हाट इज एविडेंशियल मैटर जनरली कंसीडर्ड सफिशिएंट। जनरली कंसीडर्ड सफिशिएंट 44 क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि व्हाट इज इनफ टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर गिविंग
रीजनेबल अश्योरेंस रिगार्डिंग दी ट्रुथफुलनेस। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ बेटा, क्योंकि यदि मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा अननेसेसरी, और मैं चाहता हूँ कि आपके पास समय कम है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास पहुँचे। ठीक है, पीडीएफ हालांकि आपके पास अवेलेबल है, तो आप इसे प्रॉपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आंसर्स इसके नीचे लिखे, सारे के सारे 400 क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे एक साथ। 45 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉरोबोरेटिव एविडेंस। कौन सा इसमें से कॉरोबोरेटिव एविडेंस नहीं माना जाता है? ठीक है, तो 55 में यदि हम बात करें तो वर्कशीट जो होती है, जो सपोर्ट कर रही होती है कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे कॉरोबोरेटिव एविडेंस आप नहीं मानते। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 41 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑब्टेन्ड एज पर AAS 11। ठीक है, 46 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट शुड ऑलवेज बी इन वर्किंग। ठीक है, ये नॉट ट्रू वाला जो सिनारियो है ये ट्रू नहीं है, बाकी के सारे ट्रू है, एक बार आप पढ़ सकते हैं। 47 क्वेश्चन की हम बात करें कि व्हाट would most appropriately describe the risk of incorrect rejection in terms of सब्सटेंसिव टेस्टिंग। सब्सटेंसिव टेस्टिंग के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है 47 क्वेश्चन में, और ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द बैलेंस इज मटेरियली मिसमैच्ड व्हेन इट एक्चुअल फैक्ट इज नॉट। तो ये क्या कहलाता है तुम्हारा? डिस्क्राइब करता है इनकरेक्ट रिजेक्शन। 48 क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट ऑडिट इफेक्टिवनेस। ऑडिट इफेक्टिवनेस को इनमें से क्या अफेक्ट करता है? ठीक है, तो ऑडिट इफेक्टिवनेस को यदि हम बात करें, रिस्क ओवर रिलायंस बिल्कुल करेगा, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन बिल्कुल करेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेशन ऐसा कुछ होता नहीं है, तो डी होना चाहिए सही, ए और सी दोनों। ठीक है, 48 के लिए, व्हाट would most effectively describe the risk of incorrect acceptance in terms of substantive audit testing। ठीक है, सब्सटेंसिव ऑडिट टेस्टिंग के यहाँ पर हम बात करें 49th क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द ऑडिटर हैज असर्टेन दैट द बैलेंस इज मटेरियली करेक्ट व्हेन द एक्चुअल फैक्ट इज इट नॉट। मतलब क्या बोला जा रहा है कि भाई आपको एक्सेप्ट कराने की कोशिश करी जा रही है कि चीज़ें करेक्ट है मटेरियली, बट एक्चुअल में वो नहीं होंगी। ठीक है, एक्सेप्टेंस कराया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड डील्स। ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड AAS बार बार आ रहा था तुम्हारे पास, 1 से लेकर 11 तक तुमने वैसे भी देख लिया था, तो AAS का फुल फॉर्म याद रखना है, ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड डील्स विद द ऑडिट प्लानिंग। मतलब इनमें से कौन सा AAS है जो कि ऑडिट प्लानिंग के साथ डील करता है? ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है AAS 8। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय। ऑडिट प्रोग्राम किसके द्वारा प्रिपेयर करा जाएगा? ऑडिटर्स के द्वारा, ऑडिट असिस्टेंट के द्वारा, क्लाइंट के द्वारा, या फिर द ऑडिटर एंड हिज ऑडिट असिस्टेंट्स, किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? ठीक है, अब ये बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें बताया था कि भाई ऑडिट प्रोग्राम जो कौन करेगा तैयार? ऑडिटर तैयार करेगा, लेकिन वो अपने असिस्टेंट्स की हेल्प के साथ ही करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 52 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि द वर्क प्रिपेयर विच ऑडिटर प्रिपेयर्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट्स आर। क्या बोला जाता है इसे? माफी चाहूंगा, सॉरी। तो सी का करेक्ट आंसर है ऑन्ड बाय द ऑडिटर। क्या बोला गया? वर्किंग पेपर विच ऑडिटर प्रिपेयर्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे ऑडिटर ऑन करता है। ठीक है ना, वर्किंग पेपर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों ऑडिट पेपर से रिलेटेड। द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स कंपाइल्ड ऑन एंगेजमेंट वुड मोस्ट बी अफेक्टेड बाय। ऑडिट पेपर की जो क्वांटिटी है वो किससे अफेक्ट करेगी भाई? 53 क्वेश्चन बोल रहा है, तो इफेक्ट करती है ऑडिटर्स एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल जजमेंट। मतलब ऑडिटर कितना प्रोफेशनल है, यदि वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो चीज़ें डिटेल में बनाएंगे, वो एक छोटे से छोटी चीज़ को बारीकी से देखेंगे। ठीक है, तो ये वही सिनारियो है। 54 की तरफ हम चले, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑडिट प्रोग्राम प्रिपरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? 54 क्वेश्चन बात कर रहा है। ठीक है, तो टू गेट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। ऑडिट प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन करा जाता है कि आप बढ़िया और अप्रोप्रिएट एविडेंसेस जो है ना वो कलेक्ट कर सके ऑडिट के दौरान।
54 क्वेश्चन की बात हम करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग पेपर, मतलब वर्किंग पेपर तैयार करने का इनमें से कौन सा एक एडवांटेज नहीं है, नॉट एन एडवांटेज, ठीक है 55th क्वेश्चन में। तो टू प्रोवाइड गाइड फॉर एडवाइजिंग अनदर क्लाइंट ऑन सिमिलर इशू, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, बाकी के सारे तो हैं भाई, लेकिन ये नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई जब कोई ऑडिट कर रहा होगा ना तो वो आगे आने वाले ऑडिटर के बारे में थोड़ी सोचेगा, वो तो अपने बारे में ही सोचेगा मेनली। अगला क्वेश्चन है 56, ऑडिटर्स परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल शुड नॉट नॉर्मली इंक्लूड, ऑडिटर की जो वर्किंग पेपर फाइल उसमें क्या नहीं होगा, 56वां क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्लाइंट बैंक स्टेटमेंट, ये नहीं होगा, बाकी अटॉर्नी लेटर होगा, पास्ट ईयर स्टेटमेंट्स होंगे, डेट एग्रीमेंट होगा, बट ऑप्शन ए जो है इसमें नहीं होगा। 57 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर व्हाट मिनिमम पीरियड शुड ऑडिट वर्किंग पेपर्स बी रिटेन्ड बाय ऑडिट फर्म, बी रिटेन्ड बाय ऑडिट फर्म, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 57 का, ऑप्शन सी, फॉर अ ऑडिट फॉर अ ऑडिट प्रोग्राम ओपन्स देम टू बी यूजफुल इन सर्विसिंग दी क्लाइंट, यही होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका। 58 की तरफ हम चले, 58 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड लास्ट लाइकली अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ क्लाइंट एंड ऑडिटर्स वर्किंग पेपर, ठीक है। तो 58 क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा द कंटेंट ऑफ द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। 59 क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एन ऑडिटर्स वर्किंग पेपर, ऑडिटर के वर्किंग पेपर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। 59 क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो दे शुड बी कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल सपोर्ट फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवर्स तरीके से भी इस क्वेश्चन को तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वर्किंग पेपर को एक प्रिंसिपल सपोर्ट के तौर पर माना जाता है ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 59 क्वेश्चन की तरफ हम चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑनरशिप एंड कस्टडी ऑफ वर्किंग पेपर प्रिपेयर्ड बाय एन ऑडिटर, मतलब एक ऑडिटर ने वर्किंग पेपर प्रिपेयर करे तो उनकी ऑनरशिप होना और उनकी कस्टडी होना, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, एक तरह से कौन इसको बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन ए बोलता है कि वर्किंग पेपर्स मे बी ऑब्टेन बाय थर्ड पार्टीज व्हेन दे अपीयर टू बी रेलेवेंट टू इशू रेज टू लिटिगेशन, और ऑप्शन ए ही जो है 60th का सही होगा। 61 की हम बात करते हैं, द करेंट फाइल ऑफ द ऑडिटर्स वर्किंग पेपर जनरली शुड इंक्लूड, क्या बोला गया है कि जो करंट फाइल होती है ऑडिटर की वर्किंग पेपर की उसमें क्या होना चाहिए, व्हाट इट शुड इंक्लूड, ठीक है। 61 क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए, ऊपर भी हमने देखा था कि स्टेटमेंट्स रहते हैं बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो 62 नंबर का क्वेश्चन है, नॉलेज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस डज नॉट हेल्प द ऑडिटर टू, मतलब बिजनेस एंटिटी का नॉलेज होना ऑडिटर को क्या हेल्प नहीं करता, मतलब क्यों इनसफिशिएंट है या क्यों इररिलेवेंट होगा, ये 62 क्वेश्चन बोलता है, तो इसलिए होगा क्योंकि ये रिड्यूस इनहेरेंट रिस्क है ना, इनहेरेंट रिस्क को क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है। 62 की यहाँ पर हम बात कर रहे थे, रिड्यूस इनहेरेंट रिस्क, पेमेंट ऑफ वेजेस शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ, जो वेजेस की पेमेंट करेगी उसको किस तरह से वाउच्ड करी जाना चाहिए, शुड बी वाउच्ड विद, किसके साथ करे जाना चाहिए, तो 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वेज शीट के साथ, मतलब वेज शीट में क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ उनकी वेज होगी और फिर उसके सारे नेसेसरी वाउचर्स होंगे, तो ये कहने की बात होती है 63 में। 64 की हम बात करें, पेमेंट ऑफ बिल्डिंग परचेज शुड बी बाउच्ड विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। अब देख लो ये ऐसे क्वेश्चंस है ना जो तुम्हें थ्योरी में नहीं मिलेंगे, तुम किसी से भी थ्योरी पढ़ लो तुम्हें नहीं मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तुम प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बच्चों के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन नॉलेज स्काई पर ऐसे सारे पॉसिबल क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हें मिल जाएंगे। तो 64 क्वेश्चन की हम बात करें, इसको बोला जाता है टाइटल डीड, ठीक है, क्या बोला जाता है, टाइटल डीड बोला जाता है। 65th क्वेश्चन की तरफ हम चलें, परचेज रिटर्न शुड बी बाउच्ड विद द हेल्प ऑफ, परचेज रिटर्न शुड बी बाउच्ड विद द हेल्प ऑफ, तो परचेज रिटर्न को किसके साथ बाउच्ड किया जाना चाहिए, 65th की हम बात करें तो इसे क्रेडिट नोट्स के साथ किया जाना चाहिए। देखो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक क्वेश्चन पक्का छप सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ तुमसे। 66वें की हम बात करें, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी बाउच्ड विद द हेल्प ऑफ,
रिसीट फ्रॉम सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ, ये भी उसी में इंक्लूड होता है क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 66 का ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोकर सोल्ड नोट के साथ। चारों क्वेश्चन एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन गिर सकता है। 67 क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि इनमें से किस तरह के एक्सपेंस को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे। तुम सारे पढ़ो 67 के और तुम्हें पता चलेगा कि लीगल जो एक्सपेंस करे जाएंगे, इंक्योर टू डिफेंड द सूट रिलेटेड टू टाइटल ऑफ पेटेंट, दिस सूट हैज बीन लॉस्ट, इसको हम जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे। बाकी भाई प्लांट लगाया कैपिटल एक्सपेंडिचर है, किसी लैंड का कंस्ट्रक्शन कराया कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कंस्ट्रक्टर ऑफ प्लांट कराया है ना कैपिटल, क्योंकि ये बड़े पैसा लगेगा ना, ये एक साल में रिकवर नहीं होंगे। लेकिन भाई आप जो केस लड़ेंगे ना वो तो एक छोटा मोटा अमाउंट होता है, ठीक है। चलो 68 की यहाँ पर हम बात करें, 20 का करेक्ट आंसर 68 की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंस। कौन रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एसेसरीज ऑफ मोटर व्हीकल स्पेंट ऑन टाइम ऑफ परचेज। रेवेन्यू कौन होते हैं, जो करंट ईयर में सॉल्व हो जाएंगे, जो करंट ईयर में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई लोन लिया लंबे समय चलेगी, लैंड परचेज किया लंबे समय काम चलेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप है लंबे समय काम चलेगा। लेकिन आपने जो व्हीकल पर स्पेंड करा था परचेज के समय एसेसरीज खरीदने पर, वो तो छोटा मोटा अमाउंट होगा, तो वही यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 69 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 69 की यदि मैं बात करूँ आप सभी से, तो क्वेश्चन नंबर 69 हमसे क्या बोलता है कि भाई डेप्रिसिएशन डज नॉट अराइज फ्रॉम, डेप्रिसिएशन किससे अराइज नहीं होता है, एफ्लिक्शन ऑफ टाइम, यूज, ऑब्सोलेसेंस थ्रू टेक्नोलॉजी, भी मार्केट चेंज, या फिर रिमार्केट एक्सपेक्टेशंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। ये हमने नहीं पढ़ा है, बाकी तीनों चीज़ें हमने पढ़ी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 डील विद डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के बारे में कहाँ पर बात करी गई है, तो 70th की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्केड्यूल। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बार गिर सकते हैं। स्केड्यूल नेक्स्ट बात कर रहा है कि भाई 11 फिट 16 की, विच प्रिस्क्राइब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर डबल शिफ्ट एंड ट्रिपल शिफ्ट वर्किंग फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेट, ठीक है। तो जब डबल और ट्रिपल शिफ्ट चल रही होती है तो वहाँ पर जो प्रिस्क्राइब रेट है डेप्रिसिएशन के डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट के रेट के लिए, तो किसके लिए बनाए गए हैं वो, 71 क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है प्लांट एंड मशीनरी के लिए, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के लिए, बिल्डिंग के लिए तो कुछ होगा नहीं, फर्नीचर और फिटिंग तो भाई अपने एक जनरल रेट से ही चलते हैं। 72 की तरफ हम चलते हैं कि इफ द बुक वैल्यू ऑफ एन असेट स्टैंड एट ब्लैंक परसेंट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, द कंपनीज नीड नॉट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इट, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि बुक वैल्यू ऑफ एन असेट स्टैंड एट दिस परसेंट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, द कंपनी नीड नॉट टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इट, ठीक है। तो 72वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की यदि हम बात करें तो यदि 5% कॉस्ट ही उसकी बची तो फिर डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। 73 है, कंपनी हैज बॉट पेटेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सूटेबल फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन दैम, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन दैम, ठीक है। तो कौन सी मेथड सही होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड सही होगी, WDV जिसे हम डिमनिजिंग मेथड भी बोलते हैं वो सही होगी, सम ऑफ ईयर डिजिट्स होगी, या एनी ऑफ द अबव, ठीक है। तो 73वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है ना। कंपनी हैज व्हाट पेटेंट, पेटेंट तो भाई स्ट्रेट लाइन मेथड से ही चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिजर्व, इनमें से कौन सा एक रेवेन्यू रिजर्व होगा तुम्हारा, ठीक है। 74 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 74 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा तुम्हारा, डेबट रिडेम्पशन रिजर्व जो होंगे ये तुम्हारे रेवेन्यू रिजर्व होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व का क्रिएशन इनमें से कौन सा नहीं होगा। 75th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बीइंग सोन एज एक्चुअल सेल, ठीक है। चलो 76 की हम बात करें कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है। 76 क्वेश्चन की बात हो रही है, इसका करेक्ट आंसर होगा मेंबर ऑफ द कंपनी। मेंबर ऑफ द कंपनी का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, ये भी लिखा हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है। ठीक है, तो बस याद रखो सेक्शन 226 और सेक्शन 226 का सेकंड मतलब सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 226 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। 78वें क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ लिमिटेड कंपनी, नॉट ट्रू की बात करी तो ये तो भाई ट्रू है। अपॉइंटमेंट कैन बी मेड इन द नेम ऑफ द फर्म, बिल्कुल होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन इंडिया, ऐसा नहीं होता है। ऑल द पार्टनर शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल द पार्टनर शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट ऑल द पार्टनर शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये भी नहीं होता, इसमें थोड़ा सा डाउट है। मतलब देखो ये ज़्यादा चांसेस है डी होगा, सारे सारे पार्टनर जो है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ऐसा जरूरी थोड़ी है, तो डी इसका सही होगा 78 का। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स इन इंडिया, ये हम मान सकते हैं फिर भी। As per the requirement of section 226(3) and 226(4), a person is disqualified from being appointed as the statutory auditor if he hold, तो भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन नहीं होगा, स्टैट्यूटरी शेयर और डिवेंचर ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर कैरिंग वोटिंग ऑफ द कंपनी, शेयर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी, सिक्योरिटी कैरिंग वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, 79 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी कैरिंग वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी, यदि तुम्हारे पास सिक्योरिटी है मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ द कंपनी, और जब तुम एक पार्ट ऑफ कंपनी के तुम उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हो सकते, तो ये सही होगा। 80 नंबर के क्वेश्चन तब हम चलते हैं कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंटेड फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। 80 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। विद इन 1 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपने कंपनी बनाई, इनकॉर्पोरेट करा, रजिस्टर करा, उसके 1 महीने के अंदर जो है ना आपको अपना पहला ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। 81वां क्वेश्चन है द फर्म ऑफ ऑडिटरशिप्स ऑफ फर्स्ट ऑडिटर शुड बी from the should be from the date of appointment till what। तो 81 क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, 82वां क्वेश्चन, इन केस ऑफ डायरेक्शन फेल टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, शेयर होल्डर शैल अपॉइंट देम ब्लैंक बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। यदि क्या बोला गया है, हमने यहाँ पर देखा कि 1 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन यदि वो फेल कर गया तो फिर शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे, कौन से रेजोल्यूशन को पास करके या किस में रेजोल्यूशन को पास करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जर्नल मीटिंग में। ऑब्वियस सी बात है, जब भी शेयर होल्डर की बात होगी तो जर्नल मीटिंग को हम लेके चलेंगे। 83वें क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 83 क्वेश्चन में, तो इफ द कंपनी फेल्स टू अपॉइंट एन ऑडिटर एट अ जर्नल मीटिंग, क्या बोला गया, यदि कंपनी अपनी जर्नल मीटिंग में भी अपॉइंट नहीं करती, मतलब पहला तो क्या 1 मंथ में अपॉइंट करना है, नहीं करा तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, ये बात होती है, तीनों स्टेप याद होने चाहिए तुम्हें। 84 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें, इफ अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर अराइज बाय हिज रेजिग्नेशन, इट शुड ओनली बी फिल्ड बाय द कंपनी इन अ। ठीक है, मतलब एक ऑडिटर ने अपनी रेजिग्नेशन दे दिया तो फिल वैकेंसी आ गई, तो उसको कंपनी के द्वारा फिल किया जाएगा कब। 84 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जनरल मीटिंग। ठीक है, जब भी कंपनी को किसी भी आपको अपॉइंट करना है ना जनरल मीटिंग में, उसके प्रस्ताव को प्रपोजल को लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 224 IB, द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फर्म विच शैल बी टेकन इन टू अकाउंट वुड बी शो ऑन द डेट ऑफ वॉट। 85th क्वेश्चन की हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर ए अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज 19 ऑडिट्स, आउट ऑफ विच ऑडिट शुड बी एक्सेप्ट टू इंश्योर ही डजंट वायलेट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 224 IB। ठीक है, क्या होगा सही इसका आंसर 86 का। बस तुम याद रखो कि भाई ऑडिट ऑफ प्राइवेट कंपनी ठीक है, ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी ठीक है, ऑडिट ऑफ 2 ब्रांचेस ऑफ एन इंडियन कंपनी ठीक है। ठीक है, तो भाई ये यदि तीनों काम करे तो उसने ब्रीच नहीं करा है, वॉयलेट नहीं करे रूल्स को, तो ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलो 87 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि विच ऑडिट आउट ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी रिगार्डेड एज एन ऑडिट फॉर द पर्पज
ऑफ सेक्शन 224, मतलब इनमें से कौन सा ऑडिट जो होगा वो सेक्शन 224 IB में डिफाइन नहीं होगा। 87 क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ऑडिट ऑफ वन ब्रांच ईच ऑफ टू डिफरेंट कंपनीज ये नहीं है, बाकी तो सारे सारे हैं। ठीक है, चलो 88 क्वेश्चन की हम बात करें तो ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय C&AG यानी कि कैग। हिज रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड बाय, कौन फिक्स करेगा इसका रेम्यूनरेशन को? ठीक है, तो 88 क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो भाई कैग तो करेगा नहीं, क्योंकि कैग तो अपॉइंट करता है बस। ठीक है, तो कौन करेंगे? शेयर होल्डर करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी के लिए अपॉइंट करा गया होगा उस कंपनी के शेयर होल्डर ही डिसाइड करेंगे फिर फर्दर। 88 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। 89 क्वेश्चन की हम बात करें द सेक्शन विच कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर इज, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर इज 89 क्वेश्चन की हम बात करें तो सेक्शन 224 का सब क्लॉज 8 जो है वो रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में बात करता है, प्रोविजंस के बारे में बात करता है। 90th क्वेश्चन की हम बात करते हैं द अथॉरिटी टू रिमूव द फर्स्ट ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म इज विथ। क्या बोला गया है कि किसी भी ऑडिटर को उसकी टर्म खत्म होने से पहले ही हटाने की अथॉरिटी किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास जनरल मीटिंग में, शेयर होल्डर्स के पास फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन की बात है शेयर होल्डर्स के पास, लेकिन शेयर होल्डर जो भी काम करेंगे वो जनरल मीटिंग में प्रस्ताव डाल के ही करेंगे। 91 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। पहले, अब देखो अभी तक नॉर्मल बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं पहले ऑडिटर को। ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 91 क्वेश्चन की हम बात करेंगे अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सच रिमूवल। पहले ऑडिटर के लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्मली तो आप अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में या जनरल मीटिंग में कर सकते हो, बट पहले ऑडिटर को हटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। 92 करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? द रिटायरिंग ऑडिटर डज नॉट हैव राइट टू। भाई रिटायरिंग ऑडिटर का राइट क्या नहीं होगा? 92 क्वेश्चन की हम बात करें तो स्पीक एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। भाई रिटायर हो गया, अब तो मेंबर नहीं हो कंपनी के। Who out of the following cannot be appointed as statutory auditor of a company। इनमें से किसी एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता, किसी एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो नहीं बनाया जा सकता इनमें से। ठीक है, 93 क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनल ऑडिटर को स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बेसिकली कंपनी का होता है या कंपनी उसे अपॉइंट करती है, कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है जनरली। ठीक है, अब चूंकि वो कंपनी के साइड का व्यक्ति है और स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपका होना चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो अनबायस्ड हो, इंडिपेंडेंट हो, इसीलिए उसे नहीं बनाया जा सकता, याद रखना है। ठीक है, चलो तो 93 का बी था आपका। देखो मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट वही है, सीधी बात नो बकवास। ठीक है, 15 दिन बचे, 15 दिन में से किसी स्पीड से पढ़ाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाऊंगा। तो यदि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो जुड़े रहेंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज़ अ राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल टाइम्स टू। भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास इनमें से किसको हमेशा एक्सेस करने का अधिकार होता है? 94 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, 95 द ऑडिटर हैज राइट टू। ऑडिटर के पास किस चीज़ का राइट है? यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात हो रही थी, यहाँ पर नॉर्मल ऑडिटर की बात हो रही है। ठीक है, तो 95 क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन ठीक है, ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयड एंड ऑफिसर्स ठीक है, ऑप्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ये डी नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव होगा। 96 क्वेश्चन की तरफ हम चलो। द प्रिंसिपल ऑडिटर एज पर द क्लैरिफिकेशन इशूड बाय ICAI डज नॉट हैव राइट टू, डज नॉट हैव राइट टू। 96 क्वेश्चन की हम बात करें, इंस्पेक्ट वर्किंग पेपर्स ऑफ ब्रांच ऑडिटर, नहीं भाई ये तो नहीं करेगा। विजिट ब्रांचेस कर सकता है। सीक इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द ऑडिट पर्पस ठीक है। इनकॉर्पोरेशन इन ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट इन इज ऑडिट रिपोर्ट ठीक है, बस पहला ही गलत है। ठीक है, चलो 97 क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑडिटर हैज ड्यूटी टू इंक्वायर इनटू 6 स्पेसिफिक मैटर्स एंड रिपोर्ट बाय एक्सेप्शन। तो कौन सा सही होगा? 97 क्वेश्चन में बात कर रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑडिटर हैज अ ड्यूटी टू इंक्वायर इनटू 6 स्पेसिफिक मैटर्स एंड रिपोर्ट बाय एक्सेप्शन। तो ये कौन सा सेक्शन इन्हें ये पावर देता है?
या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है 97 में। तो सेक्शन 227(4)(a), देखो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल सकते हो। 98 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द ऑडिटर हैज टू इंक्वायर अंडर सेक्शन 227(ia) into different aspect related to share allotted for cash for the purpose of auditor include what include करेगा, ठीक है। 98 नंबर के क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो भाई शेयर अगेंस्ट हुज अलॉटमेंट कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव, ठीक है, बिल्कुल सही है। शेयर अलॉटेड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, बिल्कुल सही है। शेयर अलॉटेड अगेंस्ट द डेट पेबल, बिल्कुल सही, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, 99 नंबर का क्वेश्चन और 100 नंबर का क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन है कि राइट टू विजिट ब्रांचेस हैज बीन गिवन टू द ऑडिटर अंडर द सेक्शन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट टू विजिट ब्रांचेस किस सेक्शन के तहत मिलता है? 99 क्वेश्चन की हम बात करें तो सेक्शन 228 का सब क्लॉज 3 देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू रूल रिगार्डिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम ब्रांच ऑडिट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। इफ अ सेटिस्फैक्ट्री मैनेजमेंट ऑफ scrutiny check or books of account of the branch office of a manufacturing company has been made, it can be accepted from the branch audit। मतलब क्या बोला गया है, ऑडिटर को यदि लगता है कि नहीं ये काम बढ़िया तरीके से चल रहा है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो फिर भाई ब्रांच ऑडिट को क्या किया जा सकता है, वहां पर एग्जेम्प्ट किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, एक सेकंड का समय लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। ब्रांच ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, ब्रांच ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? तो भाई ब्रांच ऑडिटर को अपॉइंट करेगा आपका शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। स्पेशल ऑडिट इज कंडक्टेड एट ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, विच सेक्शन गिव सच पावर? तो 102 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 242 ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who among the following can be appointed as special auditor by the central government? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल ऑडिटर, who among the following can be appointed as a special auditor? इनमें से किसे स्पेशल ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? ठीक है, 103 क्वेश्चन में तो स्टेटरी ऑडिटर को, चार्टर अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को, एनी चार्टर अकाउंटेंट हु इज नॉट इन प्रैक्टिस, या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखो स्टेटरी ऑडिटर को भी आप अपॉइंट कर सकते हो, चार्टर अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को भी अपॉइंट कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस में नहीं है वो तो भाई सिर्फ असिस्टेंट बनेगा। 104 बोलता है द स्कोप ऑफ द ऑडिट इंक्लूडिंग रेफरेंस टू द pronouncement of ICAI which the auditor adhere to journally is communicated to the client to auditor's report, engagement letter, representation letter। करेक्ट आंसर क्या होगा 104 का? बोथ वन एंड सेकंड, मतलब ऑडिटर रिपोर्ट और एंगेजमेंट लेटर, रिप्रेजेंटेशन लेटर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। चलो 105 है इफ एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 244, ये छोड़ दो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, एज पर द स्टेटमेंट ऑन क्वालिफिकेशन इन ऑडिटर रिपोर्ट्स इशूड बाय द ICAI, द ऑडिटर अंडर सेक्शन 227 सब क्लॉज 3 हैज टू गिव द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 106 का ऑप्शन नंबर सी, सेज पेबल अंडर सेक्शन 441A। इंपॉर्टेंट है, द डेट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड नॉट बी, भाई ऑडिटर की रिपोर्ट में कौन सी डेट नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तो 107 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्लियर देन द डेट ऑन विच द अकाउंट्स आर अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट। मतलब जिस डेट को मैनेजमेंट ने अकाउंट अप्रूव करे उससे पहले की कोई डेट नहीं हो सकती। सेक्शन वाला क्वेश्चन छोड़ो, 109 पर आ जाओ तुम लोग। When restrictions are significantly affect the scope of the audit are imposed by the client, the auditor generally should issue which of the following opinion? Which of the following opinion? ठीक है, 109 क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्वालिफाइड ओपिनियन, बाकी के तीनों नहीं। 110 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स नॉट रिजल्ट इन क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर्स ओपिनियन ड्यू टू द स्कोप लिमिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपा देखने को मिलेगा आपको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस ऑन द रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है
The inventory consists of about 1% of all assets. The client has imposed restriction on auditor to prohibit observation of a stock take. The auditor cannot apply alternate audit procedure. अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर 111 क्वेश्चन की हम बात करें, इसका करेक्ट आंसर है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यानी कि जो इन्वेंटरी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1% ऑफ ऑल स्टॉक, द क्लाइंट हैज इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑडिटर टू प्रोहिबिट ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टॉक, द ऑडिटर कैन नॉट अप्लाई अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, चलो यहाँ पर अगले क्वेश्चन तो देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स के बारे में कौन सा सही है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा। तो 113 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, दीज आर गिवन टू अडेयर टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 211। ठीक है, चलो ये ओपिनियन वाले क्वेश्चंस को भी छोड़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट मैंने करा दिए हैं। ठीक है, 116 नंबर के क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी टू विच AS3 is not applicable does not include statement of cash flow in its annual report. The auditor should express what auditor will express? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ ऑडिटर गिव्स अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ ऑफ अ स्टैंडर्ड अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट आर मॉडिफाइड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर होगा स्कोप एंड ओपिनियन पैराग्राफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, a departure from recognized accounting principle is disclosed in a note to the financial statement. The auditor should 118 नंबर का क्वेश्चन और करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, इशू अ क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं, द ऑडिटर शुड स्टेट अ रीजन फॉर हिज रिप्रेजेंटेशन इन ऑडिट रिपोर्ट्स एंड शुड ट्राई टू क्वालिफाई द इफेक्ट ऑन देम, दिस शुड बी डन इन केस ऑफ एक्सप्रेस्ड। क्या बोला गया है? द ऑडिटर शुड स्टेट अ रीजन फॉर हिज रिजर्वेशन इन ऑडिट रिपोर्ट एंड शुड ट्राई टू क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑन देम। ठीक है, तो क्या क्या होगा इस सिनारियो में? 119 के केस में ऑप्शन नंबर ए क्वालिफाइड ओपिनियन, बी एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, सी एन एडवर्स ओपिनियन, या फिर डी एन डिस्क्लेमर ओपिनियन। ठीक है, एंड डिस्क्लेमर ओपिनियन। ठीक है, तो 119 के सिनारियो में यदि मैं बात करूं तो क्वालिफाइड ओपिनियन ही आएगा, यानी कि सिर्फ ओनली वन होना चाहिए। ठीक है, 120 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट रेलेवेंट फॉर वाउचिंग कैश सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, कैश सेल। ठीक है, तो 120 का जो करेक्ट आंसर है उसका नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंथली स्टेटमेंट सेंड टू द कस्टमर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अराउंड मैंने 80 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, इस पूरी सीरीज में मतलब 5000 क्वेश्चन में अराउंड 300 क्वेश्चन जो है ना वो हमारे ऑडिट के हैं, है ना। तो जिसमें से 100 क्वेश्चन के आसपास हमने आज देख लिए, 40 क्वेश्चन पहली क्लास में हो चुके, तो 140 हो गया। और एक सिंगल वीडियो और मिलेगा जिसमें अराउंड 150 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, जो कि ऐप पर है। मतलब ये वीडियो भी ऐप पर, ये वीडियो भी ऐप पर, ये आपका डेमो वीडियो था। ठीक है, ऑडिट का। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यदि महाकुंभ सीरीज आपने अब तक ज्वाइन नहीं करी है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ये आपके सिलेक्शन को आगे ले जाने में बहुत मदद करेगी। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।